हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में जाना था, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। इसके साथ साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी, जिसमें हमने दो बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी थी, इलेक्ट्रोपोरोसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आज कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। इजी टॉपिक है और आराम से इसको देखो कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करवाता हूँ। हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा था, तो पेप्टाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो प्रेसिपिटेट आपका किस में चेंज हो जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। कोएगुलेशन जस्ट रिवर्स है पेप्टाइजेशन का। कोएगुलेशन में क्या होगा, आपके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, तो कोएगुलेशन हो जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन का। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट डालने पर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो कोएगुलेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ द पेप्टाइजेशन। जिसमें हुआ क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर कोलॉइडल पार्टिकल्स के चार्ज डिस्पर्स हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है वो, और वो कोलॉइडल पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाता है। क्लियर? देखते हैं इसको क्या है ये, पहले इसकी डेफिनेशन इसको समझेंगे यहाँ पर। क्या है ये, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग या कन्वर्टिंग द कोलॉइडल सॉल्यूशन इनटू precipitate by adding extra amount of electrolyte to solution। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल करके कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम किस में कन्वर्ट करें, कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करें। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कोएगुलेशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रोलाइट, जिससे वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए। उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कोएगुलेशन कह देते हैं। ओके, इसको कुछ ऐसे समझो, जैसे हमें पता है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं इसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल है उस पर चार्ज प्रेजेंट होता है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। ओके, तो जैसे आपके पास, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड है, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल पार्टिकल है ये सॉल्यूशन में, AS2S3। आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज की ही कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाती है, क्योंकि सल्फाइड जो कोलॉइडल पार्टिकल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो जैसे इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप है, ठीक, ड्यू टू सिमिलर चार्ज ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को फिलहाल रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम बाहर से क्या ऐड करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट, तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस सॉल्यूशन में देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या करेगा, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स का अपोजिट चार्ज वाला जो पार्टिकल है प्लस चार्ज, उसको अपने ऊपर क्या कर लेंगे, एडजॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि ये जो पार्टिकल है ये कैसे हो जाए, न्यूट्रलाइज। अब जैसे ही ये प्लस और माइनस आएगा तो ये पार्टिकल कैसा होगा, न्यूट्रल। ऐसे ये भी क्या हो गए, न्यूट्रल। तो जैसे ही ये न्यूट्रल होंगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कहाँ आ सकते हैं, नजदीक नजदीक। और जब ये नजदीक नजदीक आएंगे तो कुछ इस प्रकार से ढेर सारे पार्टिकल जो पहले फार पार्ट थे, कोलॉइडल रेंज में थे, अब वो नजदीक आकर के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे।
ये प्रक्रिया होती है कोंगुलेशन के अंदर कि जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वहां से कोई अपोजिट चार्ज वाला आयन जा करके ये जो चार्ज प्रेजेंट होता है कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर उसको न्यूट्रलाइज या नलीफाई कर देता है, जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आकर के बिग साइज का पार्टिकल बना लेते हैं और वो प्रेसिपिटेट की रेंज में आ जाता है। ये प्रेसिपिटेट थोड़ी देर बाद ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन हो जाता है। बात आई समझ में? अब अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द हार्डी-सुलजे रूल, अकॉर्डिंग टू द हार्डी-सुलजे रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना इफेक्टिव कोएगुलेशन करवा पाएगा वो उसकी वैलेंसी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। वैलेंसी मतलब उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा चार्ज उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होती है, कोएगुलेटिंग पावर होती है, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो किसी कोलोइडल पार्टिकल को क्या करवा पाएगा, कोलोइडल पार्टिकल को कोएगुलेट करवा पाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे रूल कोएगुलेटिंग पावर of an electrolyte is directly proportional to fourth power of valency। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको दो क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन देखो, ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं जिनके जरिए हम कोएगुलेशन को इजीली समझ सकते हैं। उससे पहले एक बात को ध्यान रखना है कि the ion carrying the charge opposite to that of sole particle are effective in causing coagulation। इसका मतलब क्या है कि वो आयन इफेक्टिव कोएगुलेशन करवा पाएगा जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज है सोल पार्टिकल। जैसे अगर सोल पे नेगेटिव चार्ज है तो कोएगुलेशन करवाने वाले पे क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर सोल पे पॉजिटिव है तो कोएगुलेशन करवाने वाले पे कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर? अब ये आपके पास तो एग्जांपल्स हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल पार्टिकल है तो ये एक नेगेटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल है। अब हमने तीन इलेक्ट्रोलाइट लिए AlCl3, MgCl2 और NaCl। आपसे पूछे कि विच विल बी बेटर या विच विल बी इफेक्टिव इन कॉज कोएगुलेशन ऑफ दिस कोलोइड, इनमें से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिवली इस कोलोइड का कोएगुलेशन करवा पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द हार्डी-सुलजे रूल अगर मैं बात करूं तो यहाँ जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज या जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी वो उतना ही स्ट्रांगली क्या करवा पाएगा, कोएगुलेशन करवा पाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें इसमें तो टूटने के बाद यहाँ इसके ऊपर 3+ चार्ज Cl नेगेटिव, इस पे टूटने के बाद Mg2+ चार्ज और Cl नेगेटिव, इस पे टूटने के बाद Na+। अब एक बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ये एक नेगेटिव चार्ज का कोलोइडल पार्टिकल था तो इसका कोएगुलेशन करवाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल की आवश्यकता है। तो पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल एक तो मेरे पास क्या है AlCl3, एक क्या है Mg2+, एक क्या है Na+। तो इनमें से जिसके पास ज़्यादा चार्ज उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा, तो जिसके पास ज़्यादा चार्ज है वो कौन है आपके पास, Al3+। तो इन तीनों में से सबसे इफेक्टिव कोएगुलेशन कौन करवा पाएगा, Al3+, उसके बाद Mg2+ और उसके बाद आपका Na+। सेम केस अगर यहाँ चले इस केस में तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है फेरिक हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल, इसका कोएगुलेशन करवाना है तो हमें नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर डिसोसिएशन के बाद आपके पास चार्ज आता है FeCN6 4 नेगेटिव, यहाँ डिसोसिएशन के बाद चार्ज आता है PO4 3 नेगेटिव, यहाँ डिसोसिएशन के बाद चार्ज आता है SO4 2 नेगेटिव और यहाँ चार्ज आता है Cl-। तो ये जो चार आपके पास ऑप्शन है इसमें से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिवली कोएगुलेशन करवा पाएगा, जिस पे ज़्यादा चार्ज जिसकी वैलेंसी ज़्यादा वो ज़्यादा इफेक्टिवली कोएगुलेशन करवा पाएगा। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे दिख रहा है, इस पे, उसके बाद फॉस्फेट, फिर सल्फेट और फिर क्लोराइड, इसको बोलते हैं हेक्सासाइनोफेरेट और
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन के यहाँ पर +2, इट इज ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो ये आपके पास कुछ बातें थी जिनको हमने जाना रिगार्ड्स द कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉल्यूशन कोलॉइडल सॉल्यूशन, देखो नाम से पता चल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट होने से प्रिवेंट करेंगे जस्ट बाय यूजिंग सम लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन टू द लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्योंकि लायोफोबिक पे ही चार्ज होता है, लायोफिलिक पे चार्ज होता नहीं है। ठीक है, तो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में पहले से ही थोड़ी मात्रा में क्या मिला करके, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला करके उसको कोएगुलेट होने से बचाने का जो प्रोसेस है, उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने से बचाने का जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसको बोलूं कि प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन है क्या, तो क्या बोलेंगे इसको? इट इज द प्रोसेस ऑफ preventing या protecting the lyophobic colloidal soil from being precipitated just by previous addition of lyophilic colloidal soil to it। ठीक है, आपके पास लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें पहले से ही लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला करके जो लायोफोबिक सोल है उसको प्रेसिपिटेट होने से बचाने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर? इसके लिए अलग अलग लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम यूज कर सकते हैं, और अलग अलग लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। क्या यूज किया है मैंने वर्ड? प्रोटेक्टिंग पावर। और उसी प्रोटेक्टिंग पावर को जिगिस्मोंडी ने एक टर्म से बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या है? एक मिनिमम अमाउंट, ध्यान सुना, ए मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन which is required to prevent the coagulation of a lyophobic colloidal solution। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट है किसी भी लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो हमें चाहिए, जिससे किसी लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन होने से क्या किया जा सके? प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, इसको अगर टेक्निकली हम डिफाइन करें तो कुछ ऐसा करेंगे, इट इज द minimum amount of lyophilic colloidal soil which is added to just prevent the coagulation of 10 ml of gold soil by adding 1 ml of 10% NaCl to it। ठीक है, यहाँ से हम प्रोटेक्टिंग पावर देखते हैं कि भाई कितना आपका जो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर है, कम है या फिर ज़्यादा है। ठीक है, इस हिसाब से कि आपके पास 10 ml गोल्ड सोल है, उसमें हमने 1 ml 10% NaCl ऐड किया, तो इसका
कोंगुलेशन हो जाएगा। अब इसका कोंगुलेशन होने से बचाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट किसी भी लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन का लग रहा है, जो उसको प्रिवेंट करेगा कोंगुलेट होने से, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलोइड which is just required to prevent the coagulation of 10 ml of gold salt by adding 1 ml of 10% NaCl to it। क्लियर? तो ये बात आपको आई होप क्लियर हुई होगी। अब एक बात यहाँ से और निकलती है, ये लास्ट बात है आज की, ये है आपके पास कि अगर हम बात करें तो जो प्रोटेक्टिंग पावर है किसी भी लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके गोल्ड नंबर की। गोल्ड नंबर कम तो प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा, गोल्ड नंबर ज़्यादा तो प्रोटेक्टिंग पावर कम। क्लियर? क्योंकि गोल्ड नंबर कम है इसका मतलब वो बहुत कम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है मतलब उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज़्यादा है। गोल्ड नंबर ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में लगेगा, ज़्यादा अमाउंट में लगेगा मतलब उसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट एक और इसका लेक्चर आएगा जिसमें हम इस यूनिट को कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।